हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स डिस्कस करने के साथ साथ याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, जो कि एज इट इज क्वेश्चंस के फॉर्म में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट सिटिंग हुई थी। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपील करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान की रक्षा करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 5 के चैप्टर 4 में आता है और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 124 से 147। अब हम एक एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। हमारा पहला आर्टिकल है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट का पहला आर्टिकल है, वो उसकी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। ये ध्यान रखना आसान है। तो फर्स्ट आर्टिकल है एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजेस की बात करें, मतलब सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस कितनी होगी, तो जब सुप्रीम कोर्ट बना था ओरिजिनली तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस 8 थी, जिसमें 1 चीफ जस्टिस थे और 7 अदर जजेस थे। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम 2026 की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस 38 की है, जिसमें 1 चीफ जस्टिस है और 37 अदर जजेस हैं। जिसको ध्यान रखना आसान है कि 1 1 7 37 8 38। अब एस से सुप्रीम कोर्ट वी कैन सी, एंड एस फॉर सैलरी ऑफ द जजेस। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज से। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। उनकी सैलरी को डिसाइड कौन करता है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो हमारे फर्स्ट 2 आर्टिकल्स 124 इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट एंड 125 एस से सुप्रीम कोर्ट एंड एस से सैलरी ऑफ द जजेस। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 126 जो कि रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से। अब जजेस को सैलरी कब मिलेगी? अपॉइंटमेंट के बाद ही। तो सैलरी के बाद आगे 3 आर्टिकल्स लाइन से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं वैसे। एडहॉक जजेस मतलब टेम्परेरी जजेस होते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो वो प्रेसिडेंट के कंसेंट से और कंसर्न्ड हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से हाई कोर्ट के जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू एक्ट एज एन एडहॉक जज, मतलब टेम्परेरी जज। टेम्परेरी जजेस को वो सारे पावर्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलते हैं। तो एडहॉक इज रिलेटेड टू टेम्परेरी। वैसे ही आर्टिकल 128 है कि हम रिटायर्ड जजेस को, मतलब CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड जजेस को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू एक्ट एज द सुप्रीम कोर्ट जज। तो आर्टिकल 124 इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। 125 एस से सुप्रीम कोर्ट, एस से सैलरीज। सैलरीज कब मिलेंगी जजेस को? उनकी अपॉइंटमेंट के बाद। तो 126 127 128 सैलरी के बाद के 3 आर्टिकल लाइन से रिलेटेड हैं अपॉइंटमेंट से, जो कि हमें सीक्वेंस में याद रखना है कि सबसे पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात है, फिर एडहॉक जजेस की बात की गई है और फिर रिटायर्ड जजेस की बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 129। अब देखो, जजेस की अपॉइंटमेंट हो गई। अब अपॉइंटमेंट के बाद जजेस जजमेंट देंगे।
तो आर्टिकल 129 यही कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एज अ रिकॉर्ड रख सकते हैं और आगे यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब हम जजमेंट्स को एज अ रिकॉर्ड रख सकते हैं और आगे अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है, कोई ऐसा केस होता है जहां पर हमें दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जजमेंट पहले दे रखी है, तो हम उसे वहां पर यूज कर सकते हैं और वो वहां पर वैलिड होगी क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। तो 129 आर्टिकल यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। नाउ व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप आगे सुनेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई विलफुली सुप्रीम कोर्ट को डिसओबे करे या कुछ डिसरिस्पेक्ट करे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसे पनिश कर सकती है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये किस आर्टिकल में दे रखा है, तो आपको याद आ जाएगा कि 128 में अपॉइंटमेंट, 128 तक अपॉइंटमेंट के बाद जजेस जजमेंट देते हैं, जजमेंट को हम एज अ रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो 129 इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी इन दिल्ली, ऐसा है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो वो प्रेसिडेंट के कंसेंट से कहीं किसी और स्टेट में भी सुप्रीम कोर्ट की सीट को लेके जा सकते हैं। अब देखो, ये 130 है, अगर हम इसे इस डायरेक्शन में पढ़ें तो ये भी 30 ही बन रहा है ना, सीट 30, ये ऐसे सीट, ये 30, तो 130 इज रिलेटेड टू सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप ये ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 131 विच इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जुरिस्डिक्शन क्या होता है, तो जुरिस्डिक्शन होता है कि सुप्रीम कोर्ट किन किन केसेस को सुन सकता है, उन पर अपनी जजमेंट दे सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है। जुरिस्डिक्शन का सिंपल सा यही मतलब है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है कि इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट से पहले हमें किसी और कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, तो अगर कोई डिस्प्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट्स, या एक स्टेट या दो, एक या एक से ज़्यादा स्टेट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से ज़्यादा स्टेट एक साइड पर, और दूसरे स्टेट्स या कोई एक और स्टेट वर्सेस में दूसरी साइड पर, या फिर कोई दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें सीधा हम वो सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर पास कर सकता है, उन्हें पहले हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज एपीलिएट जुरिस्डिक्शन। अब देखो, जैसे हमने देखा था ना वहाँ सब 124 में 125 था, 125 किससे था, सैलरी से रिलेटेड था, ये सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड था। और 125 सैलरीज कब मिलेंगी, अपॉइंटमेंट के बाद जजेस की, तो इसके बाद 3 आर्टिकल सीधा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थे। वैसे ही 131 के बाद के 3 आर्टिकल्स 132, 133, 134 आर रिलेटेड टू एपीलिएट जुरिस्डिक्शन। अब देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम कोई चीज़ कुछ ऐसे बताते हैं कि ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, नंबर 1 है, तो हम कहते हैं ना कि ये नंबर 1 है, ओरिजिनल है ना। तो नंबर 131 से हम याद रख सकते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के आगे के 3 आर्टिकल्स एपीलिएट जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। एपीलिएट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि ऐसे केसेस जिन्हें पहले हाई कोर्ट ने उस पर अपनी जजमेंट दी है, लो दिया है, मतलब ऑर्डर पास करा है, लेकिन हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, हमें अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये चीज़ आती है एपीलिएट जुरिस्डिक्शन में। यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है
कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो सर्वोच्च होगा, उसके बाद हम कहीं और अपनी अपील लेकर नहीं जा सकते। तो इसी को कहते हैं एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। 132 is related to appellate jurisdiction in constitutional matters, फिर सिविल मैटर्स, फिर क्रिमिनल मैटर्स। ये 3 आर्टिकल्स एपिलिएट से ही रिलेटेड हैं। ये हमें सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, तो 131 इज रिलेटेड टू 132 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हम हैं सिविल मैटर्स में, वैसे आता है मैरिजेस या फिर प्रॉपर्टी, ये सब। और फिर 134 तो क्रिमिनल मैटर्स में, जैसे मर्डर वगैरह, ऐसे करके। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 135। अब देखो 1947 में देश आज़ाद हुआ, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उससे पहले होते थे फेडरल कोर्ट। 1947 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट्स को रिप्लेस किया है। तो फेडरल कोर्ट्स की जो जो पावर्स थी वो सुप्रीम कोर्ट को भी मिलेंगी। ये आर्टिकल 135 यही कहता है। फिर आर्टिकल 136 है स्पेशल लीव पिटीशन। इसका मतलब वही है कि अगर हम किसी और मतलब हाई कोर्ट में अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। ये होता है स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि आर्म्ड फोर्सेस कोर्ट का मानना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट हम नहीं कर सकते अपनी अपील। ना ही हम मिलिट्री ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के अगेंस्ट कर सकते हैं और ना ही कोर्ट मार्शल के अगेंस्ट कर सकते हैं। ये इसमें एक्सेप्शन है। सो 136 अगर आप देखो तो एक स्पेशल नंबर है, अगर आप देख पाओ, मतलब 1 × 3, मतलब 1 का 3 गुना 3 है और 3 का 2 गुना 6 है ना, तो ये इंटू 3 है, ये इंटू 2 है। तो 136 एक स्पेशल नंबर है। इसीलिए आप ये एक बार रिवाइज करोगे ना, अभी हम आगे रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब याद हो गया होगा। देखना स्पेशल लीव पिटीशन, तो स्पेशल 136 इज अ स्पेशल नंबर विच इज रिलेटेड टू स्पेशल लीव पिटीशन। 137 रिलेटेड है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स से। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई ऑर्डर पास कर दिया, जजमेंट दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो ही गई है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रिव्यू कर सकते हैं, उसे दोबारा देख सकते हैं और उसे बदल सकते हैं, उसे पलट सकते हैं। 137 यही कहता है कि 137 इज रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ जजमेंट्स। फिर आर्टिकल 138 है एनलार्जमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन आता है ना, उसको वो बड़ा कर सकता है, नेसेसिटी होने पर, ज़रूरत होने पर, तब। तो 138 को अगर आप देखो, अगर आप 8 को ऐसे लिखो तो ये बन गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज द लार्जेस्ट, तो 138 से आपको ये याद आएगा, और ये मतलब एनलार्जमेंट है ना। तो आर्टिकल 138 इज रिलेटेड टू एनलार्जमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। 139 इज रिलेटेड टू पावर टू इशू सर्टेन रिट्स। आर्टिकल नंबर 32 जो कि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, वो कहता है, उसमें 5 तरह की रिट्स दे रखी हैं। तो 139 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सर्टेन रिट्स इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 में जो 5 रिट्स दे रखी है ना, उसके अलावा भी इन एडिशन, इनके एडिशनल में भी वो रिट्स इशू कर सकता है, लेकिन उसके भी अलग अलग हैं। लेकिन आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि पावर टू इशू सर्टेन रिट्स आता है आर्टिकल नंबर 139 के अंडर। फिर आते हैं
Article 140 which is related to ancillary powers of Supreme Court. Ancillary का मतलब होता है extra powers या फिर necessary powers, जो कि ज़रूरत पड़ने पर पार्लियामेंट उसे उसकी पावर्स को बढ़ा सकता है। ये है आर्टिकल 140। फिर नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि हर एग्ज़ाम की एक शिफ्ट में तो पूछा ही जाता है, मल्टीपल शिफ्ट्स में भी पूछा जाता है, विच इज़ आर्टिकल 141। ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ डिक्लेयर है वो बाइंडिंग होगा बाकी सभी कोर्ट्स में, मतलब उन्हें मानना ही मानना पड़ेगा, उसमें उनकी कोई चॉइस नहीं है। आप इसे याद रख सकते हैं कि 1 और 1 ने 4 को यहाँ पर बाइंड कर रखा है ना, तो आर्टिकल 141 इज 1, देखो 1 और 1 ने 4 को बाइंड कर रखा है, तो आर्टिकल 141 इज रिलेटेड टू बाइंडिंग। फिर नेक्स्ट इज आर्टिकल 142, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। यहाँ पर ऑर्डर्स है ना। तो देखो 141 तो आपको मुंह ज़बानी याद होना ही चाहिए कि ये बाइंडिंग से रिलेटेड है। अब बाइंडिंग है मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर्स हैं। तो 142 यही कहता है कि अगर कोई ऐसा लॉ है या कुछ ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर वो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस देने के लिए अपनी तरफ से एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज या फिर ऑर्डर्स कर सकता है। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कंप्लीट जस्टिस देने के लिए एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज और ऑर्डर्स कर सकता है। मतलब कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट वैसा लॉ बना सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट पावर है। तो आर्टिकल 141 और 142 को आप ऐसे याद रख सकते हैं। 141 तो बाइंडिंग से याद हो ही जाएगा, उसके नेक्स्ट ही है 142। तो ये बहुत बड़ी पावर है कि कोई चीज़ लिखित में नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर लॉ कर सकता है, वैसा डिसीजन दे सकता है और वो सबको मानना भी पड़ेगा। आर्टिकल 143 आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो अभी तक हमने जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल 131 देखा था ना, 1 से ओरिजिनल था, तो 131 इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। फिर 132, 133, 134, 131 के नेक्स्ट 3 आर्टिकल्स थे एपीलेट जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड। अब देखो 134 था एपीलेट जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स था, तो इसी को अगर हम 143 करें, 134, 143, ये है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। 143 इज रिलेटेड टू एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं इन 2 मैटर्स में, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी होगी लेकिन वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी कि वो उन्हें माननी ही माननी है, वो चाहे तो मान सकते हैं नहीं तो नहीं माने। 143 इज रिलेटेड टू एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। फिर आर्टिकल नंबर 144 कहता है कि सभी सिविल और जुडिशियरी अथॉरिटीज को सुप्रीम कोर्ट की एड मतलब हेल्प करनी होगी। अब देखो हेल्प हम कैसे करते हैं, साथ मिलकर, तो 4 और 4 यहाँ पर साथ हैं, मतलब इससे हम याद कर सकते हैं कि 144 इज रिलेटेड टू एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर आर्टिकल नंबर 145, 146, 147, ये लास्ट के 3 आर्टिकल्स हम एक साथ याद करेंगे। 145 तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स और प्रोसीजर्स बना सकता है, बस वो पार्लियामेंट के रूल्स और प्रोसीजर्स को वायलेट नहीं करने चाहिए। 146 कहता है कि अब देखो 145 में तो रूल्स बन गए, रूल्स को फॉलो कौन करेगा, तो ऑफिसर्स करेंगे,
और सर्वेंट्स करेंगे तो 146 इज रिलेटेड टू ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 147 जो कि लास्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का वो है इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। आप इसको इजीली याद रख सकते हो क्योंकि एंड में हम किसी भी चीज़ को एंड में ही इंटरप्रेट करते हैं ना, तो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है ये आर्टिकल जो कि इन अकॉर्डेंस होगा इंटरप्रिटेशन जो कि इन अकॉर्डेंस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के। एग्जाम्स में आपसे 143 तक ही पूछे जाते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने ये भी बता दिए हैं क्योंकि पूछ ले तो आप कर पाओ, और इसमें कुछ इतना है नहीं, तो आप एक बार देख लोगे आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको सभी आर्टिकल समझ आ गए होंगे। अब हम एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सभी आर्टिकल्स का। तो देखो हमने क्या देखा था, 124 एस से सुप्रीम कोर्ट, 125 एस से सैलरी। सैलरी कब मिलेंगी, जजेस की अपॉइंटमेंट के बाद। तो इसके बाद के 3 आर्टिकल्स किससे रिलेटेड थे, अपॉइंटमेंट से, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडहॉक जजेस और रिटायर्ड जजेस। फिर जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद वो क्या देंगे, जजमेंट देंगे। जजमेंट को एज हम अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रख सकते हैं ताकि हम उसे यूज करें। तो 129 इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 हमने देखा था, दिल्ली एज अ सीट, हमने ऐसे देखा था 30 सीट है ना। 131 वन ओरिजिनल। इसके बाद के 3 आर्टिकल्स किससे रिलेटेड थे, एपीलिएट जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड थे जो कि था, उसका सीक्वेंस क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, फिर 132 133 140 134 हो गए यहाँ तक। अब उसके बाद आते हैं 135 पर। 135 क्या था कि 1947 से पहले तक सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तब फेडरल कोर्ट होते थे। तो एक सेकेंड, हाँ, 1947 से पहले तक सुप्रीम कोर्ट नहीं था, फेडरल कोर्ट होते थे। तो उस 1947 के बाद सुप्रीम कोर्ट आया तो उसकी सारी फेडरल कोर्ट्स की सारी पावर्स और प्रिविलेजेस सुप्रीम कोर्ट को भी मिलेंगे। 135 यही कहता है। अब 136 क्या था, स्पेशल नंबर था, इंटू 1 का 3 गुना और 3 का 2 गुना, इंटू 3 इंटू 2। तो ये क्या था, स्पेशल लीव टू अपील था कि अगर हम किसी हाई कोर्ट की अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक्सेप्शंस थे इसमें। 137 क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया है तो वो ज़रूरी नहीं है पत्थर की लकीर है, वो उसे रिव्यू कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, उसे पलट सकते हैं। 138 क्या देखा था, अगर हम 8 को ऐसे लिखेंगे तो ये इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी मतलब एनलार्ज्ड, और ये हो जाएगा एनलार्जमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन, मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन एरिया को एनलार्ज कर सकता है नेसेसरी होने पर। फिर 139 था रिट्स से रिलेटेड, जो 132 आर्टिकल में जो रिट दे रखी है 5 तरीके की, उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। 140 था एक्स्ट्रा पावर्स, एंसिलियरी पावर्स जो ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगी। 141 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 और 1 ने 4 को बाइंड कर रखा है। तो बाइंडिंग से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपना ऑर्डर या लॉ पास करेगा तो वो सभी आगे के कोर्ट्स पर, सभी निचले कोर्ट्स पर, वो निचले मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो लोअर लेवल पर कोर्ट्स हैं उन पर वो बाइंड होगा, मानना पड़ेगा। फिर 141 बाइंडिंग से रिलेटेड था कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन इज हाईएस्ट। तो इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो चीज़ रिटर्न में नहीं है सुप्रीम कोर्ट उस पर भी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है। कब, अगर कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, है ना, ये याद रखना है क्योंकि ये कीवर्ड है कंप्लीट जस्टिस। 143 134 तक क्या था हमारा, एपीलिएट जुरिस्डिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सॉरी क्रिमिनल मैटर्स।
तो 143, 34, 43 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होंगी, वो चाहे तो माने ना चाहे तो ना माने। 144 था सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हेल्प कब करते हैं? साथ मिलकर। तो 4 और 4 साथ मिलकर हेल्प कर रहे हैं, ऐसे हमने याद किया था इसको। लास्ट के 3 आर्टिकल्स हमने एक साथ याद किए थे। 145 में रूल्स बनेंगे था ना, कि रूल्स बना सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स और प्रोसीजर्स, लेकिन वो पार्लियामेंट के साथ वायलेट नहीं होने चाहिए। रूल्स बनेंगे, रूल्स को फॉलो कौन करेगा? 146 था ऑफिसर्स और सर्वेंट्स से रिलेटेड। 147 था लास्ट में हम इंटरप्रेट करते हैं, तो लास्ट था इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। आई होप आपको सभी आर्टिकल्स याद हो गए होंगे। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम आपने सुना होगा, उसमें है कि कॉलेजियम सिस्टम मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का एक फोरम है, जो कि सभी जजेस की अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स को डिसाइड करता है, उसी को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट हैज नो प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले कॉलेजियम सिस्टम होता था, लेकिन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के बाद से कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया था पार्लियामेंट ने बाय एस्टैब्लिशिंग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2014 में सरकार भी बदली थी ना, तो वैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज हमारी फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज जस्टिस फातिमा बीबी, 1989 में आई थी। फिर नेक्स्ट इज, हमने आर्टिकल 131 देखा था, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 42nd अमेंडमेंट 1976 ने सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव पावर्स दी थी टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। लेकिन ये एक्सक्लूसिव थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कर सकता था। लेकिन नेक्स्ट अमेंडमेंट मतलब 43rd अमेंडमेंट 1977 ने उसको रिपील कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। नेक्स्ट हम आते हैं टेन्योर ऑफ द जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम एज, मतलब टेन्योर है, मतलब वो अपनी सर्विस दे सकते हैं 65 ईयर्स ऑफ एज तक, प्रोवाइडेड दैट वो रिजाइन ना करें और या फिर उनका रिमूवल ना। क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की अगर हम बात करें, तो वो है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और या तो वो एटलीस्ट 5 साल तक जज ऑफ हाई कोर्ट हो, या फिर एटलीस्ट 10 साल तक एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हो, या फिर वो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में एक बहुत ही अच्छे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो a judge can be removed by the president after parliament passes an address by special majority। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल हो सकती है स्पेशल मेजोरिटी से। मेजोरिटी 2 टाइप्स की होती हैं, एक सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी। हम अगली वीडियोस में इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपके लिए बस यही जानना ज़रूरी है कि रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट is occurred after parliament passes an address by special majority on the grounds of, मतलब ये कब कब हो सकता है? अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या फिर उनकी इनकैपेसिटी है, वो काम नहीं कर सकते हैं। तब प्रोसीजर क्या होगा रिमूवल का?
ये दे रखा है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में। ये आपको फैक्ट के तरीके से याद रखना है कि 1968 में दे रखा है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। मोशन टू रिमूव जजेस शुड बी साइंड बाय या तो 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब मोशन टू रिमूव जजेस शुड बी साइंड बाय 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा या फिर 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपनी ओथ और एफर्मेशंस प्रेसिडेंट के आगे लेते हैं। प्रेसिडेंट के आगे लेते हैं अपनी ओथ और एफर्मेशंस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट्रिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट जज cannot practice law in any court within the territory of India। अपनी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आर्टिकल्स भी समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर की अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जितने भी आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।